हेलो गाइस। एचटीएल सीखने के सीरीज़ में अब तक हम लोग फॉरवर्ड लिस्ट और लिस्ट को देख चुके हैं। फॉरवर्ड लिस्ट यानी सिंगली लिंक लिस्ट और लिस्ट यानी डबली लिंक लिस्ट। इस वीडियो में हम लोग वेक्टर को देखेंगे। वेक्टर यानी डायनेमिक एरे। जो जनरली हम जो नॉर्मल एरे जो हम यूज़ करते हैं वो स्टैटिक एरे होता है और वेक्टर जो है वो डायनेमिक एरे है। स्टैटिक एरे वो होता है जिसका साइज़ फिक्स होता है। जिसे नॉर्मली आप जो यूज़ करते हो एरे, उसका साइज़ जो होता है वो फिक्स होता है। और वेक्टर एक डायनेमिक एरे है जो अपने साइज़ को बढ़ा सकता हो। आप जब भी डायनेमिक एरे के बारे में सुनते होंगे तो हमेशा आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आती होगी कि जब हमारे पास स्टैटिक एरे था तो डायनेमिक एरे क्यों आया। इसे समझने के लिए तो जो नॉर्मली एरे जो आप यूज़ करते हो वो स्टैटिक होता है और डायनेमिक एरे स्टैटिक एरे की तरह ही होता है, पर वो साइज़ चेंज कर सकता है। ये नॉर्मली एरे हमेशा आपके दिमाग में ज़रूर ये आया होगा कभी ना कभी कि जब हमारे पास स्टैटिक एरे था तो डायनेमिक एरे क्यों आया। आप इमेजिन करिए एक सिनेरियो जहाँ पर केवल आपके पास स्टैटिक एरे ही है, डायनेमिक एरे नहीं है। तो अगर यूज़र से आपको इनपुट लेना है और आपको ये नहीं मालूम कि इनपुट जो यूज़र इनपुट देगा उसका जो नंबर ऑफ़ इनपुट जो यूज़र देगा वो कितने नंबर ऑफ़ इनपुट होंगे। अगर आपको नहीं मालूम होगा कि इनपुट जो डेटा आने वाला है वो कितने नंबर्स होंगे तो आप एरे के साइज़ को बहुत ज़्यादा बना दोगे। जैसे अगर आपको नहीं मालूम कि जो इनपुट डेटा आने वाला है वो कितने साइज़ का है तो आप एरे के साइज़ को मैक्सिमम रखने की कोशिश करोगे ताकि जितने भी वैल्यूज़ वो इनपुट करे वो उसमें हो पाए, उसके अंदर स्टोर हो जाए। तो उस केस में आप एरे के साइज़ को ज़्यादा कर दोगे और मान के चलिए आपने एरे के साइज़ को कर दिया 100 और यूज़र को केवल 10 ही एलिमेंट का यूज़ करना था, 10 ही साइज़ का। तो बाकी के जो 90 जो साइज़ होगा वो तो बर्बाद चला गया। इसी चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए डायनेमिक एरे इंट्रोड्यूस हुआ। डायनेमिक एरे की शुरुआत में साइज़ बस केवल एक ही होती है और जैसे जैसे साइज़ बढ़ते जाता है वो अपने साइज़ को दुगना करता जाता है। जैसे शुरुआत में डायनेमिक एरे में साइज़ केवल 1 ही रहता है और अगर आपने अंदर इसके वैल्यू रख दिए, जैसे मैंने 1 रखा तो ये भर गया, तो इसकी जितनी भी एग्जिस्टिंग साइज़ है वो अपने आप को ट्वाइस कर लेगा। जैसे 1 का ट्वाइस 2 हो जाएगा। फिर से आपने इसमें वैल्यू इनपुट करी तो ये फुल हो गया, फिर ये अपने आप को फिर से दुगना कर लेगा। अब इसकी साइज़ जो हो गई 4, 2 से हो गई या 4, तो फिर से आपने वैल्यू रखी, फिर से ये भर गया, फिर से अब इसने आपको डबल कर लिया, तो साइज़ थी 4 और फिल होने के बाद ये हो जाएगा 8। तो आप इसमें फिर से कुछ कुछ वैल्यू रखोगे और इस बार जो है साइज़ हो जाएगा 16। आई होप समझ गए होंगे आप। अब तो डायनेमिक एरे कुछ यूँ काम करता है। तो अगर इन केस अगर आपको नहीं पता था कि जो इनपुट डेटा है वो कितने नंबर ऑफ़ डेटाज़ होंगे तो आपको अलग से साइज़ मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायनेमिक एरे ऑटोमेटिकली उन सभी को हैंडल कर लेगा क्योंकि इसका साइज़ जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता रहता है 2 टू द पावर n पे। तो शुरुआत में साइज़ 1 रहता है, फिर वो भरता है तो फिर 2 हो जाता है, फिर 2 साइज़ भर जाता है तो वो साइज़ को 4 कर लेता है, फिर 8, फिर 16 और इसी तरह 2 टू द पावर n के फॉर्म में बढ़ता जाता है एक्सपोनेंशियली। तो स्पेस के मामले में डायनेमिक एरे एरे से बेहतर है, पर अगर आप इसमें भी सोचो तो एक सर्टेन, अब जैसे आपने देखा कि डायनेमिक एरे 2 टू द पावर n से अपने साइज़ को बढ़ाता है और अगर मान के चलिए इसका साइज़ ऐसे ही बढ़ता जाएगा तो मेमोरी को बचाने के लिहाज से डायनेमिक एरे एरे से तो अच्छा है। इससे भी अच्छा एक डाटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, वो है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट मेमोरी के लिहाज से एरे और डायनेमिक एरे से बेस्ट है क्योंकि ये केवल उतने ही एलिमेंट बनाता है, साइज़ क्रिएट करता है जितने की आपको ज़रूरत है। आई होप आपने ये नोड पढ़ा होगा कि एक नोड बनता है, वो फिल हुआ, अगर आपको एक और
वैल्यू इंसर्ट करनी है तो एक और नोड बन जाएगा, फिर से आपको इंसर्ट करनी है वैल्यू तो फिर से एक नोड बन जाएगा। तो मेमोरी के लिहाज से जो बेस्ट स्पेस बचाता है वो लिंक लिस्ट है, उसके पीछे डायनेमिक अरे और उसके पीछे अरे। पर ट्विस्ट यहाँ पर ये आ जाता है कि सबसे फास्ट जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो सबसे फास्टली रन करता है कोई भी प्रोग्राम, अब जैसे ही आपने कोई डेटा इनपुट तो करवा लिया यूज़र से, आपके पास डेटा तो इनपुट हो गया, अब उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन करवाओगे, तो सबसे फास्ट जो होता है टाइम के मामले में वो एरे हो जाता है। तो ये था पहला स्पेस। और दूसरा जो टाइम है वो सबसे फास्ट जो होता है वो एरे में होता है, और उससे स्लो डायनेमिक एरे में होता है, और सबसे स्लो इन दोनों के कंपैरिजन में लिंक लिस्ट में होता है। तो सबसे मेमोरी का जो सबसे बर्बाद हो जाता है मेमोरी, अगर आपको नहीं मालूम है कि यूज़र कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट इनपुट करेगा और आपके पास केवल एरे ही है, तो आप एक जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती है आप उतने साइज़ की एरे बना दोगे। पर लेकिन उसमें एक केस आ जाता है, जब आपके पास स्मॉलर इनपुट होगा तो बाकी के रिमेनिंग स्पेसेस जो है वो बर्बाद होंगे। तो उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए डायनेमिक एरे आया। और डायनेमिक एरे में भी आप वैल्यू को 2n से हमने देखा कि वो साइज़ बढ़ाता है, पर इसमें भी मेमोरी जो है मोर इफ़ेक्टिव यूज़ होता है एरे के कंपैरिजन में। और उसके बाद जो है हमारा लिंक लिस्ट आ गया, ये जो मोस्ट इफ़ेक्टिवली यूज़ करता है मेमोरी को, क्योंकि ये केवल उतने ही स्पेस को क्रिएट करेगा जितने की आपको ज़रूरत है। पर लिंक लिस्ट मात खा जाता है टाइम के मामले में। उस केस में टाइम जो है सबसे फास्ट जो इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन होता है डेटा पे परफॉर्म, वो एरे पर होता है, उससे स्लो डायनामिक एरे में होता है, और सबसे स्लो इन दोनों के कंपैरिजन में लिंक लिस्ट पे होता है, क्योंकि उसे हर बार एक नया नोड क्रिएट करना पड़ता है, इस वजह से उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो खैर आपको ये ज़रूर आपको समझ में आ गया होगा कि लिंक लिस्ट, डायनेमिक एरे और एरे में क्या अंतर है, इसे कब कहाँ और कैसे यूज़ करना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपने ध्यान से देखो तो डायनेमिक एरे और लिंक लिस्ट के बीच के जैसी चीज़ है, क्योंकि ये स्पेस भी एरे से बेहतर यूज़ कर लेता है और टाइम भी लिंक लिस्ट से थोड़ा तेज़ी होता है। तो हम मेजरली जितना भी लीनियर जब कभी भी हम एरे का जहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे हम मेजरली वेक्टर का यूज़ कर लेते हैं, या इन शॉर्ट डायनेमिक एरे का ही हम यूज़ करते हैं। वेक्टर के अंदर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं कि ये तो एबिलिटी टू रीसाइज इटसेल्फ ऑटोमेटिकली, ये तो हमने देख ही लिया। इंसर्टिंग एट द एंड टेक्स अ डिफरेंट टाइम, ऑफ कोर्स, क्योंकि जब एक साइज़ एरे का फुलफिल होता है वो उसको साइज़ को अपने दुगना करना पड़ता है उस वक़्त, इसलिए कहा गया है कि डिफरेंट टाइम लगता है इंसर्टिंग के वक्त। और रिमूव के वक्त साइज़ तो साइज़ केवल साइज़ ही कम होता है, पर हम एलिमेंट को हटाते नहीं हैं, एलिमेंट को हटाते हैं पर कैपेसिटी तो उसकी सेम ही रहती है। जैसे अगर एक डायनेमिक एरे है, जैसे मान लो, और आपके अंदर इसके अंदर जो है वैल्यू रख रखी है, तो अगर आपने ये डिलीट किया तो साइज़ तो भले इसका 2 रह जाएगा पर कैपेसिटी तो उतनी ही रहेगी। इसीलिए इरेज के वक्त कांस्टेंट टाइम लगता है। अब वेक्टर के ऊपर कुछ इसके रिलेटेड कुछ फंक्शन है। पहला फंक्शन है बिगिन, इससे आप बिगिन और एंड से तो आप फैमिलियर ही हो। बिगिन जो है आइटरेटर है जो पॉइंट करता है फर्स्ट एलिमेंट को, एंड जो है आइटरेटर पॉइंट करता है लास्ट एलिमेंट को। एम्प्टी एक बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है और जो बस ये चेक करने के लिए यूज़ होता है कि वेक्टर एम्प्टी है या नहीं। साइज़ जो रिटर्न करता है एलिमेंट वेक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। कैपेसिटी, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले जस्ट बताया ही, साइज़ कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, और कैपेसिटी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ वेक्टर कितना स्टोर कर सकता है। इसे हम अभी एक कोड की मदद से देखेंगे, क्लियर हो जाएगा साइज़ और कैपेसिटी। पुश बैक वैल्यूज़ में वेक्टर में वैल्यूज़ इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है पीछे की तरफ से, और पॉप यूज़ होता है रिमूव करने के लिए वेक्टर की लास्ट वैल्यू को। आइए हम इस पर एक छोटा सा कोड देखते हैं ताकि ये सब जो इतने ही फंक्शन में लिखे साथ वो
क्लियर हो जाए कि ये सब कैसे काम करता है। एक मैंने मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक वेक्टर डिक्लेयर किया पहले वी सी नाम का, और एक फॉर लूप लगाया 1 से लेकर 5 तक चलने के लिए। तो जैसे ही वेक्टर बना तो पहले 1 इंटू 10 आई इंटू 10, तो 1 आएगा नीचे, 1 यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ, चेक हुआ, नीचे आया 1 इंटू 10 हुआ। तो सबसे पहले वेक्टर केवल 1 साइज़ का होगा, जैसे हमने जस्ट डिस्कस किया इसको अभी। तो 1 साइज़ का होगा, इसमें हमने पुश बैक किया पीछे की तरफ से, इसमें 10 आ जाएगा। फिर ये प्लस प्लस होगा तो 2 हो जाएगा, चेक होगा 2 लेस देन 5 है, हाँ, तो यहाँ पे फिर से पुश बैक कर दो 2 इंटू 10, तो यानी 20। अब ये जो कि इसका वेक्टर फुल हो गया तो अपने साइज़ को दुगना कर लेगा, तो 2 हो गया और इसमें 20 चला गया। फिर से 3 आएगा, 3 देखेगा कि साइज़ तो वेक्टर का फुल हो चुका है तो अपने आप को दुगना करेगा, यानी 2 साइज़ था तो अब हो जाएगा 4, और इसमें वैल्यू आ जाएगी पहले 30, फिर 4 आ जाएगा तो 40। अब जैसे ही 5 होगा 50 होएगा। अब देखेगा कि वेक्टर का साइज़ तो फुल हो चुका है तो ये अपने साइज़ को कर लेगा दुगना, यानी 4 से सीधा 8, और इसमें आ जाएगा 50। इसके बाद हम लोगों ने लिखा है वेक्टर डॉट साइज़। तो यहाँ पर साइज़ जो है, साइज़ होगा 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें 5 ही एलिमेंट है तो वेक्टर की साइज़ हो जाएगा 5। फिर है वेक्टर डॉट कैपेसिटी। अब वेक्टर की साइज़ तो 5 है, पर इसमें और कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 3, तो कुल मिला के कैपेसिटी इसकी कितनी हुई, 8, तो कैपेसिटी हो जाएगा 8। इसके बाद हमने इम्पिटी फंक्शन का यूज़ किया है, जो चेक करने के लिए यूज़ होता है, बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है कि वेक्टर इम्पिटी है कि नहीं। तो वेक्टर डॉट इम्पिटी क्या खाली है तो प्रिंट कर दो वेक्टर इम्पिटी, अदरवाइज नॉट इम्पिटी। तो यहाँ पे हमारा वेक्टर तो खाली नहीं है तो ये नॉट इम्पिटी प्रिंट कर देगा, सिंपल। इसके बाद हमने पॉप बैक किया है, तो हमारा वेक्टर जो था ये, अब हमने इसमें पॉप बैक किया तो 50 जो है वो हट जाएगा। अब केवल हमारे वेक्टर में 4 ही एलिमेंट है, 10 20 30 एंड 40। तो अगर हम यहाँ पे वेक्टर की साइज़ चेक करें तो वेक्टर का साइज़ हो जाएगा 4, और कैपेसिटी तो उतनी ही रहेगी अभी भी, तो अभी ये कैपेसिटी हो जाएगी 8। तो और मैंने ऑटो आइट्रेटर बिगिन तो नॉट इक्वल टू वेक्टर एंड और स्टार ITR करके मैंने सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू 20, फिर स्पेस 20, सॉरी पहले 10 स्पेस 20 स्पेस फिर 30 एंड देन 40 स्पेस। वेक्टर से रिलेटेड और भी कुछ छोटे छोटे फंक्शंस हैं, उन पर एक बार नज़र डालते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है रीसाइज। वेक्टर के अंदर रखी वैल्यूज़ को, जैसे जैसे पिछले एग्जाम्पल में जो हमारा वेक्टर था उसका वो लिख लेते हैं, ये था वेक्टर, इसके अंदर 5 एलिमेंट थे, कैपेसिटी 8 थी। तो अगर मैं वेक्टर डॉट रीसाइज कर देता हूँ, जैसे इसकी साइज़ जो है वो भी 5 है, और अगर मैं वेक्टर साइज़ 3 कर दूंगा तो 3 से ज़्यादा जितने भी वैल्यूज़ है वो सब हट जाएंगे। तो अगर मैंने 3 किया और वेक्टर की साइज़ अभी 5 है और मैंने वेक्टर डॉट रीसाइज 3 कर दिया तो इससे 3 से जितने भी ज़्यादा है वो सब हट जाएंगे, और वेक्टर में केवल बस यही 3 एलिमेंट रहेंगे, पर कैपेसिटी अभी भी 8 ही रहेगी, पर साइज़ 3 हो जाएगा। अगला है श्रिंक टू फिट। जिस तरह से रीसाइज साइज़ के कम करता है, उसी तरह श्रिंक टू फिट कैपेसिटी को कम करता है। यहाँ पे लिखा है रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर और अ वेक्टर टू इट्स साइज। यानी अगर हमारे वेक्टर में ये 5 एलिमेंट है, साइज़ अगर 5 है और इसकी कैपेसिटी 8 है, और अगर मैंने वेक्टर डॉट श्रिंक टू फिट कर दिया तो इससे
जितने भी यूज्ड स्पेस हैं वो तो उतने ही रहेंगे, पर इससे ज़्यादा जितने भी हैं ये सब हट जाएंगे। यानी कि वेक्टर की कैपेसिटी और साइज़ दोनों ही सेम हो जाएंगे। जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस बचे हुए थे वो सब हट जाएंगे और कैपेसिटी और साइज़ वेक्टर की सेम हो जाएगी श्रिंक टू फिट फंक्शन का यूज़ करने से। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट जो आप देख रहे हो इसका सेम वही काम है जो एरे में होता है। अब चूँकि ये वेक्टर डायनेमिक एरे है तो इसके भी इंडेक्सेस होते हैं। तो इस वेक्टर के जैसे इंडेक्सिंग 1 होगा, 0 1 2 3 4, ये 0 बेस्ड इंडेक्सिंग ही रहता है। तो अगर आपको मान के चलिए वेक्टर के फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप वी सी एरो लिख सकते हैं 0। अगर फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वी सी 3 लिख सकते हो। तो आप डायरेक्टली किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी यूज़ एज इंडेक्सिंग। फ्रंट और बैक से तो आप वेरी वेल फैमिलियर ही हो, जो रिटर्न करता है फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट ऑफ अ वेक्टर। इरेज जो यूज़ होता है रिमूव करने के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ वेक्टर, और रिमूव अ रेंज ऑफ अ वेक्टर। आप वेक्टर के अंदर रखी एक पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को भी इरेज कर सकते हो या फिर एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ को भी इरेज कर सकते हैं। लास्ट फंक्शन जो हम देखेंगे वो है क्लियर, जो ऑफकोर्स नाम से ही क्लियर है कि वेक्टर की जो जितनी भी साइज़ है वो 0 कर देता है। मतलब वेक्टर के अंदर रखी जो भी एलिमेंट है उन सब को हटा देता है, एकदम वेक्टर का जो साइज़ होता है उसे वो 0 कर देता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स।